बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं शुमैसा रहमान और आप देख रहे हैं तज्जिया। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कैबिनेट का इजलास जो है वो बुलवाया और उस इजलास पे 7 पॉइंट का एक एजेंडा पहले से हमारे सामने सेट किया गया था। इजलास के बाद हमारे सामने वही क्लियरली आया, बहुत अच्छी बातें। एक तो नंबर 1 ये बात जरूर फोकस हुई है, एम्फसाइज हुई है कि जहां तक सफाई सुथराई का ताल्लुक है वाकई पाकिस्तान में इसके ऊपर जो है गौर व फिक्र करनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो तकरीबन 5 अरब रुपए एलोकेट किए गए ताकि हम और दरख्त लगाएं। क्लियरली एनवायरनमेंट इज ऑल्सो ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट। तीसरी बड़ी अहम चीज ये है कि जहां पे डिस्क्रिशनरी फंड्स का ताल्लुक था, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब के हों चाहे वो मिनिस्टर साहब के हों, दे वर ऑल्सो ऑन द एजेंडा और सिंपली कहा गया है कि वो दे आर नो लॉन्गर अवेलेबल, अब उनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसके अलावा अब बात ये हुई थी इन 7 नौकात में कि ये जो पाकिस्तान के अंदर पिछले दौर में हमने देखा कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में ये मेट्रो बस सर्विसेज जो हैं वो फराहम की गई थी दीगर शहरों में, इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन माने के ऑडिट कि क्या वाकई पैसे सही इस्तेमाल किए गए या नहीं, एंड हैज इट बीन इफेक्टिव और नॉट। एक तरफ तो ये बड़ा अहम इजलास जो है हमारी काबीना का हुआ है, दूसरी तरफ वेरी इंटरेस्टिंगली इनफ जब फॉरेन ऑफिस के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात हुई, उसमें क्लियरली एक चीज जो है वो हमारे सामने बड़ी खुशाइन बात है कि आई है, वो ये है कि जितने भी हमारे फॉरेन मिशंस हैं उनको एक सॉर्ट ऑफ एक गाइडलाइन दी जाएगी कि पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है उसको आगे लेके चलना है, पाकिस्तान को किस तरह प्रमोट करना है। एंड इट इज वेरी क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी, बिकॉज देखिए आजकल के दौर में जिस तरह के इस शो पे बार बार जिक्र किया जाता है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी और आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी है वो बिल्कुल एक साथ जुड़ी हुई है। तो अगर हम अपने फॉरेन मिशंस को ये एजुकेट कर पाएंगे और गाइडलाइन दे देंगे कि वाकई हमारे नेशनल इंटरेस्ट में पाकिस्तान का इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रमोट करना है, इट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर ऑल इन पाकिस्तान। आज इन्हीं मौजूद पर गुफ्तगू होगी। हम स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफी सालिक मजीद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू वेरी मच सालिक साहब। एंड अगेन ईद का तीसरा दिन है तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं फवाद सिद्दीकी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम। आपको भी हमारी तरफ से ईद मुबारक। एंड वी आर ज्वाइंड बाय डॉक्टर सलमान शेख साहब, वो एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट है, मैशत पे इनकी ग्रिप है और इनसे डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे फॉरेन मिशन जो है हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी को ट्रांसलेट कर सकते हैं इनटू आ फॉरेन पॉलिसी। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम। सालिक साहब, लेट्स प्लीज स्टार्ट विद द 7 पॉइंट्स। लेकिन बड़ी अहम बात है, काबीना का इजलास जो 7 नुकात पे गुफ्तगू होनी थी वो एटलीस्ट ये डिफाइन करते हैं कि हुकूमत जो है वो किस सिमत में जाना चाह रही है, क्या प्रायोरिटीज है। और मुझे तो एटलीस्ट लोग शायद इसको समझें या ना समझें, पर बहुत एक खुशाइन बात है कि जहाँ पे आप एनवायरनमेंट भी डिस्कस कर रहे हैं और आप सफाई भी डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज सफाई का ताल्लुक आपके मुल्क के हेल्थ से है, आपके माशरे से है, और जहाँ तक एनवायरनमेंट का ताल्लुक है वो तो हम सभी जानते हैं इस ग्लोबल वार्मिंग के जमाने में इट इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल। असाइड फ्रॉम दैट मैंने बाकी नौकात का जिक्र कर दिया, आपके लिए इन 7 में से सबसे अहम क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शुमैसा आपका, पीटीवी का। यकीनन आज की कैबिनेट मीटिंग इस लिहाज से अहमियत की हामिल थी कि सबकी नज़रें इस कैबिनेट पे हैं। 100 दिन का एक एजेंडा जो किसी भी नई हुकूमत के लिए तय किया जाता है कि इसके दौरान पता चलेगा कि इनकी डायरेक्शन क्या होगी, किस सिमत में ये मुल्क को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको कैसे डिफाइन करते हैं। जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद अपनी पहली स्पीच में 40 नुकात के ऊपर बहुत सारी अहम बातें कर दी। अब ये तो पता चल गया कि वो किस तरफ हुकूमत को लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन जो उन्होंने काबीना चुनी है और उस काबीना को जिस तरीके से टास्क देना है और किस तरीके से उनको अपने जहन से चीज़ें उनके जहनों में ट्रांसफर करनी है और बताना है कि हमने आगे बढ़ना है, तो इसके लिए उन्हें कैबिनेट मीटिंग में बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत है। आज की पहली मीटिंग थी जिसमें यकीनी तौर पे जो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस हैं इन 7 नुकात के हवाले से भी वो भी बताए गए होंगे, उनको आगाही दी गई होगी। हमारे बहुत सारे मिनिस्टर्स जो हैं वो पहले से इन चीज़ों से अवेयर हैं और कुछ को अब जाहिर है कि पोर्टफोलियो संभालने के बाद अवेयरनेस मिल रही है कि क्या टेबल के इस तरफ की क्या पोजीशन है, क्योंकि अपोजिशन में बैठ की चीज़ें और तरह से नजर आती थी, जब गवर्नमेंट में आते हैं तो पता चलता है कि क्या डूएबल है और क्या नहीं है और कहाँ पे उन्हें अपना इनपुट देना है, कहाँ पे चीज़ों को स्मूथली लेके चलना है और कहाँ पूरा ही एक नई पॉलिसी शिफ्ट जो है उसकी जरूरत है। तो जाहिर है कि इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में कह दिया था कि सफाई निस्फ ईमान है, हमारा दीन ये सिखाता है, तो वहीं से उन्होंने शुरुआत की है
वो चीज़ों को आगे लेके बढ़ रहे हैं, बड़ी बेसिक चीज़ों से वो शुरू कर रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि हमने माशरे में तब्दीली कैसे लानी है। और तब्दीली उसी सूरत में मुमकिन है जब एक एक फर्द ये सोचेगा कि मैंने खुद को तब्दील करना है, मेरे सोचने का अंदाज तब्दील होगा तो मेरा अमल तब्दील होगा, जब मेरा अमल तब्दील होगा तो उसका मुआशरे पे एक असर नजर आएगा। कोई भी हुकूमत या कोई भी वजीर आजम या सदर जो है वो ओवरनाइट, कोई भी उसके पास अलादीन का चिराग नहीं है कि सारी चीजें जो है वो उनको छड़ी हिलाए और सारी चीजें सही हो जाएं। उसने डायरेक्शन देनी है, उसने अपना विजन बता दिया है, अब काबीना के जरिए और जो टूल्स हैं गवर्नमेंट के उनको ऑपरेट करना है और चीजें बेहतर लेके आनी है। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उन्होंने ये इस चीज के ऊपर एम्फेसिस दिया है कि तब्दीली जो है वो इंसान के अपने आप से आती है, मतलब यही बात कि सफाई सुथराई रखना, एनवायरनमेंट पे फोकस करना। तो ये तो एक बहुत मैं क्या कहती हूँ बड़ी इवॉल्व किस्म की थिंकिंग है। देखें यकीन है, लगता ऐसे है कि ये बड़ी मामूली सी छोटी सी बात है, बहुत छोटी चीज, लेकिन ये छोटी बातें ही पूरे मुआशरे में तब्दीली लाती हैं। और जब एक आपका टॉप मैन इस तरह की बात करता है तो फिर सब लोग उस पर सोचने पे मजबूर होते हैं कि हाँ बाकी अगर हमारा लीडर ये बात कर रहा है तो हमें नीचे तक ये चीजें कैसे तब्दील करनी है। आम सी बात है, आप किसी मॉल में चले जाएं, किसी लिफ्ट के सामने खड़े हो जाएं, अगर आप लाइन में खड़े हैं तो अचानक से कोई एक दो लोग आगे अंदर लिफ्ट को क्रॉस कर लें आपकी लाइन तोड़ के, तो आपको अजीब सा लगेगा, आप उसे कहेंगे, अब लोग कहना शुरू हो गए कि भाई आप लाइन फॉलो कीजिए, हमें तब्दीली लानी है। तो अगर ये सोच में तब्दीली आ रही है तो इसका मतलब है कि लीडर ने जो बातें की हैं वो लोग उस पर सोचने लगे हैं। कैबिनेट में आज जो 7 नुकात थे, बज़ाहिर ये छोटी छोटी बातों वाले नुकात थे, इसमें कोई बड़ा फैसला ऐसा नजर नहीं आया जिससे पूरे मुल्क का कोई कल्चर चेंज होता हुआ नजर आए, लेकिन ये चीजें ओवर द टाइम चीजें चेंज लेके आएंगी। आज अगर आप कहें कि उन्होंने जोर दिया है कि सादगी, और उन्होंने जोर दिया है कि गैर जरूरी अखराजात नहीं होंगे, कोई स्वाबी फंड ना मैं खुद खर्च करूंगा ना किसी और को करने दूंगा। तो उन्होंने जो चीजें अपनी अपोजिशन के दौर में कही थी अब वो उनको करने का वक्त आ गया और लोग उनसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जितनी बातें वो कहते रहे हैं अब करने का वक्त है तो वो ना सिर्फ खुद करके दिखाएंगे बल्कि अपनी टीम के जरिए उस पर इम्प्लीमेंट कराएंगे। तो अभी जो बातें आई हैं सामने ये भी शुरुआत है, अभी तो समझिए कि वो अलिफ बे पढ़ाना शुरू की है उन्होंने अपनी कैबिनेट को और अपने लोगों को, तो अभी आगे आगे बढ़ने दीजिए, फिर उनके ऊपर ज्यादा बहस हो सकती है। फवाद साहब बात करते हैं एक और चीज पे, द रिमूवल ऑफ डिस्क्रेशनरी फंड। ये कितनी बड़ी एक अमाउंट है जिससे कोई वाकई कोई सच इतना कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ना जैसे कहते हैं, लेकिन कतरा कतरा बूंद बूंद जो है वो दरिया बनता है। तो ये क्या एक सिर्फ सिग्नलिंग मैकेनिज्म है, जैसे कि हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि कल्चर ऐसा सेट करना है कि लोग अंदर से भी तब्दीली महसूस करें और उनको लगे भी कि वाकई इस सिम्त में हम लोग जा रहे हैं, या क्या वाकईतन एक ये डिस्क्रेशनरी फंड को हटाने से पैसे मतलब इतने अवेलेबल होंगे कि इनको कुछ अच्छा ही हम इस्तेमाल करना है? बहुत शुक्रिया शोभा साहब आपका। देखिए जिस तरह कलेक्शन ने बात की, ऑब्वियसली इनके ऊपर वो जो 100 डेज एजेंडा का एक प्रेशर है वो ऑलरेडी मौजूद है, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो ईद की छुट्टियां भी शायद काम में गुजारी और ये ऑन 3rd डे ऑफ ईद जो है वो पहला सेशन कॉल किया गया। डिस्क्रिप्शनरी फंड्स का जो कि ऑलरेडी ये कॉस्मेटिक में भी चेंज तो शायद नहीं होगी, लेकिन जिस तरह इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने बात की कि जो पिछला डिस्क्रिप्शन फंड 5 साल के दौर में दिया वो तकरीबन 5 अरब रुपए का था। तो देखिए 5 अरब रुपए इज अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट, और वो आपको और उसका कोई ऑडिट नहीं है, और वो जिस तरह दे दें, जिस तरह इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बता रहे थे कि जी नो ऑडिट नो अकाउंटेबिलिटी, प्रेसिडेंट साहब के पास जो अपना फंड था, having the amendment came into being कि जी ऐसा हेड ऑफ द स्टेट तो मौजूद है, लेकिन ऐसे उनके पास नहीं है। उन्होंने वेरी सब्सटेंटिव अमाउंट जो है वो खर्च किया। तो मैं समझता हूँ कि ये इनकी जो ऑस्ट्रेटिक ड्राइव है ये इसका पहला स्टेप है जो कि मैं समझता हूँ होना चाहिए, और आगे जाके जिस तरह MNA और MBS के पास डिस्क्रेशनरी फंड यूज कर। देखिए जब लोग ये पूछ रहे हैं कि क्यों, मतलब किस लिए दिए गए, कोई शाह खर्चियों के लिए दिए गए, किस लिए? देखिए वैसे तो जो डिस्क्रिप्शनरी फंड्स दिए जाने का मकसद था वो ये था कि जी आउट ऑफ द वे इमरजेंसी कोई एक जरूरत है आपके लिए, कि जैसे कि जी मे बी आपने किसी को ऑब्लाइज करना है किसी चीज पे, आपने मे बी उसका रिकॉर्ड आप नहीं देना चाहते और वो फंड्स दे दिए गए बेसिकली कि जी जो प्रोसीजरल डिलेज हैं उनको कम करने के लिए फंड्स बेसिकली वहां दिए गए। नहीं मिनिस्ट्रीज को ये देना आई डोंट अंडरस्टैंड। मिनिस्ट्रीज नहीं, ये तो बेसिकली इंडिविजुअल्स के पास मौजूद थे, वो मौजूद थे, मिनिस्ट्री के पास भी थे जो कि उन्होंने शायद
اس کا غلط طور پہ بھی استعمال کیا اور ٹریڈنگ کے نام پہ استعمال ہوتے رہے ہوں گے. یہ تو میری اسپیکولیشن ہے. آپ کی اسپیکولیشن ہے. I'd like to ask the economist in the room. شیخ صاحب مجھے بتائیے گا, دیکھیں میں یہ ضرور جاننا چاہوں گی 5 ارب مطلب کا ذکر کیا. ایک طرف یہ ہم سننے میں آ رہے ہیں کہ پچھلی حکومت میں 5 ارب ڈسکریشنری فنڈ کا استعمال کیا گیا. ایک طرف ہم لوگ یہ بڑی اچھی بات سن رہے ہیں کہ 5 ارب درختوں پہ ہم لوگ خرچ کریں, اور جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں خدا را یہ نہ سوچیں کہ درختوں پہ اتنے پیسے خرچ کرنا جو ہے وہ ایک بری بات ہے, بیکاز یہ آپ کی انوائرمنٹ سے بڑی کلوزلی ریلیٹڈ ہے. اس پہ ہم لوگ خیر مزید ایک دن اور شو کریں گے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. مجھے بتائیے گا ان دا پاسٹ ہمارے پاس obviously کوئی کلیئر سچ ڈیٹا تو ہے نہیں, پرپز کیا ہے ڈسکریشنری فنڈس کا؟ جیسے سراج صاحب نے کہا اس کا پرپز, انہوں نے کہا کہ کوئی ایمرجنسی آ جائے. جی ایمرجنسی آ جائے, یا اگر خود اپنے جو لوکل مسائل ہیں ان کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں تو وہ خود ان فنڈس کو یوز کر سکتے ہیں اور لوگوں کی مدد کے لیے. جی مگر اس میں ٹرانسپیرنسی کا ایک بہت بڑا جو ہے ایک بہت بڑا فلا تھا, تو اس لیے ان فنڈس کو اب روک دیا گیا ہے تاکہ یہ پراپر چینل سے ایلوکیٹ ہوں اور باقاعدہ ان پہ ڈیبیٹ ہو کہ یہ کن مقاصد کے لیے یوز کیے جائیں گے. تو یہ بہت اچھا فیصلہ ہے اور اس سے سسٹم میں ٹرانسپیرنسی آئے گی. اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو صرف 1.2 to 1.3 ملین لوگ جو ہے وہ ٹیکس پے کرتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے گورنمنٹ کی طرف سے, ٹرانسپیرنسی ان کو نظر نہیں آتی ہے, گورننس ان کو اچھی نظر نہیں آتی ہے, تو اس وجہ سے وہ ٹیکس نہیں پے کرتے. تو اگر وہ آسٹیرٹی کے اس طرح کے میجرز دیکھیں گے تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کم ہوگا, ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا, کانفیڈینس آئے گا, دین دے کین پے ٹیکسز اینڈ آلسو انویسٹ ان. اچھا مجھے بتائیں کہ جہاں تک اس میں ایک اور پوائنٹ تھا کہ جو کیڈ کی جو ہے اس کو ختم کیا جائے. کیڈ جو ہے وہ کیپٹل اتھارٹی اسلام آباد کی ڈیولپمنٹ کے لیے کیڈ کو جو ہے وہ بنایا گیا. از اٹ وائز ٹو ڈو سچ اے تھنگ؟ جی یہ ایک اچھا فیصلہ ہے. اچھا یہ بھی اسی تناظر میں آپ دیکھیں کہ ٹرانسپیرنسی کو جو ہے انکریز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, امپروو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تاکہ لوگوں کا جب ٹرسٹ اور کانفیڈینس ڈیولپ ہوگا اکنامی میں تو وہ اس میں انویسٹ بھی کریں گے, ٹیکس بھی پے کریں گے, اور اسی ملک میں اپنی انویسٹمنٹ کو یہاں پہ رکھیں گے. اچھا ٹھیک ہے, میرا تھوڑا سا آپ سے اختلاف ہے, بیکاز طارق صاحب دیکھیں ہم لوگ بات کریں ان 7 پوائنٹس کی. ایک چیز پہ تو آئی گیس ہم لوگ سب بفور وی موو فارورڈ, ایک چیز پہ ہم لوگ سب ان اگریمنٹ ہیں کہ یہ جو 7 پوائنٹس ہے جن پہ گفتگو ہوئی ہے, ڈیسیجن میکنگ ہوئی ہے, یہ 7 پوائنٹس جو ہے جن کو ہم کہیں گے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز. ایک سمت حکومت نے دکھائی ہے کہ دے وانٹ ٹو بی ہیڈ ان اے ڈائریکشن جہاں پہ فضول خرچی نہ ہو, جہاں پہ ٹرانسپیرنسی ہو, جہاں پہ ایک کیا کہتے ہیں ایسی ماحول پیدا ہو جہاں پہ لوگ انویسٹ بھی کرنا چاہیں, بھروسہ بھی کرنا چاہیں. لیکن جہاں تک ٹیکسیشن کا تعلق ہے, اب اس کی طرف آ جاتے ہیں, بیکاز اس کے بعد میں جو ہوں فارن پالیسی اور اکنامک پالیسی کی طرف جاؤں گی, جو وہ دونوں جڑی ہوئی ہیں. جہاں تک ہمارے ٹیکسیشن کا تعلق ہے اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ گڈ گورننس بیڈ گورننس صرف نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ لوگ جو ہے حکومت پہ کچھ حد تک بات صحیح ہے, لیکن صرف یہ نہیں ہے کہ اگر میں نے آج حکومت پہ پورا بھروسہ کر دیا تو میں خود ہی جا کے اپنی پوری انکم ڈکلیئر کر کے ٹیکس دے دوں گی. بات یہ ہے کہ اگر میں ٹیکس نیٹ میں آؤں گی, اگر مجھ سے پوچھا جائے گا تبھی تو جا کے میں ٹیکس دوں گی. بہت کم ایسے انڈیویجولز ہیں جو صرف مورالٹی کے بیس پہ ٹیکس دے دیں گے. ٹھیک بات ہے آپ کی, لیکن اس پہ تو عمران خان پہلے اسپیچ میں کہہ چکے ہیں کہ آپ ٹیکس دیجیے اور آپ یقین کیجیے کہ آپ کے دیے ہوئے رقم کا میں تحفظ کروں گا, میں یقینی بناؤں گا کہ آپ جو ٹیکس دیں گے وہ صحیح جگہ استعمال ہو. تو یہی تو ایک انشورنس چاہیے ہوتی ہے ٹیکس پیئر کو کہ میں جو پیسہ دوں وہ صحیح جگہ پر استعمال ہو. ہمارے ملک میں صرف انشورنس سے ہی لوگ ٹیکسز دیتے ہیں. دیکھیں کریڈیبلٹی جو ہے وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اگر آپ باقی ممالک کو بھی دیکھیں نا, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ایبسولوٹلی ڈیولپڈ کنٹریز, وہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں جہاں پہ انسان ٹیکس میں جو ہے وہ اپنے اس کو اچھا ٹیکس چوری نہیں کہہ رہی, لیکن جہاں پہ وہ اپنے ٹیکسز کم دکھا سکتا ہے وہ ضرور کوشش کرے گا کہ میں اپنے ٹیکسز کم دکھاؤں. کسی کو شوق نہیں ہے اپنی انکم سے ہیپیلی پارٹ. دیکھیں یہ تو جہاں پہ قوانین موجود ہیں تو آپ ان قوانین کا سہارا لے کے ٹیکس بچاتے ہیں. خود عمران خان صاحب نے آف شور کمپنی بنائی تھی اسی مقصد کے لیے کہ ان کے لائر نے کہا تھا کہ آپ ٹیکس کم دے سکتے ہیں. تو جہاں پہ بھی آدمی اپنی جائز انکم سے دیکھتا ہے کہ میں کم سے کم ٹیکس دوں اور میں اپنا پیسہ بچا کے کسی اور مقصد کے لیے استعمال کر سکوں. ہمارے یہاں تو اور بڑے ذرائع ہیں, ہمیں تو خود کہا گیا ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے ضرورت مندوں کی, غریبوں کی, مسکینوں کی, محتاجوں کی, یتیموں کی جو مدد کر سکتے ہیں تو اپنے ہاتھ سے لوگ کرتے ہیں تو انہیں زیادہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے. کئی طریقے ہیں, اس کے مینس کوئی بھی آپ ڈھونڈ سکتے ہیں, لیکن ایک ٹیکس حکومت اسی پہ چلتی ہے. مملکت کو آپ غیر ٹیکسوں کے لیے چلا سکتے. تو 17 لاکھ لوگوں کے ساتھ آپ 20 کروڑ 22 کروڑ لوگوں کی کفالت نہیں کر سکتے. آپ کو اپنا ٹیکس نیٹ بڑھانا ہوگا, اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو کریڈیبل سسٹم چاہیے. FBR کو ٹارگٹ کرنا ہوگا, وہ کہہ چکے ہیں میں کروں گا. کالی بھیڑیں FBR کی جو ہے نکالی جائیں گی, ان کے اوپر ایکشن ہوگا. تو جو وقت آگے بڑھے گا میرا خیال ہے ان کے ایکشن نظر آئیں گے. ابھی تو شروعات میں نے کہا کہ ہے اور ابھی وہ ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. بڑی تیز ہو رہی ہے, میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں وہ اپوزیشن کا پریشر تو رہے گا, لیکن یہ اچھی بات ہے. اٹس کانسٹنٹلی اٹس ہیپننگ کہ مطلب اچھا جی کتنے دن رہ گئے, 94 ڈیز رہ گئے, 95 رہ گئے, اچھا اب 90 پہ آ جائیں گے, 80 دن. مطلب یہ عجیب قسم کی ایک گنتی سے ہمارا نیشن جو ہے وہ obsessed ہے.
इस वक्त पे, और ये बहुत जल्द से जल्द रिजल्ट आ रहा है, तो इसमें आपको लगता है अभी मेरे ख्याल से तकरीबन कोई 6-7 दिन में एज नॉट एज एन एनालिस्ट बट मैं ये जरूर पूछूंगी एज ए पाकिस्तानी, आपके अंदर क्या एक फीलिंग है? आपको लग रहा है कि वाकई ठीक है जी अब एक नई हुकूमत आई है बेस्ड ऑन 2-3 थिंग्स, एक प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच, दूसरा कैबिनेट पे जो आपने देखा कि जिन 7 नुकात पे डिस्कशन हुई, तीसरा जो हमारे फॉरेन ऑफिस के साथ इंटरेक्शन हुई है जहाँ पे मिशंस का भी जिक्र किया है, और चौथा वो जहाँ पे हमारे अपने फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि जो पॉम्पियो साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है दैट हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, अमेरिका ये दावा कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ये कहा था कि नहीं पाकिस्तान में हम मदद करेंगे टेररिस्ट हेवन की, हमारे ऑफिस ने क्लियरली कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। अगर हम इन 4 चीजों को देख लें, इसमें आपको क्या वाकई लगता है लोगों में फिर से एक कॉन्फिडेंस आ रहा है? देखिए बात बिल्कुल बजाय आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आई स्टूड टॉल एज अ पाकिस्तानी। यू रियली फील आई जस्ट रियली फेल्ट प्राउड। लोग ये ना सोचे कि पीटीवी पे पीटीवी पे आप बैठे हैं पीपल्स इन्फॉर्मेशन पीटीवी में अब कहा गया है कि यू नो इट इज नो लॉन्गर इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट्स वेरी हेल्दी थिंग। एज अ इंडिविजुअल यू फील के आई फील मतलब रियली प्राउड कि जी देखिए पहली स्पीच प्राइम साहब की थी और उन्होंने जो कागज यूज किए इट्स वेरी माइन्यूट थिंग, रिसाइकिल था पेपर्स और विद नो कि जी वो फ्लावर अरेंजमेंट्स और फ्लावर ये चीज थी वो सारी चीजें। ऑब्वियसली कुछ लोगों ने कहा कि जी ये बड़ा एक थिंग, लेकिन वो जो मैसेज बताना चाह रहे थे वो ये था कि जी द ऑस्टेरिटी ड्राइव विल स्टार्ट फ्रॉम मी एंड इट विल गो डाउन, और उसका वो बहुत जरूरी है। देखिए हमारा एक बहुत बड़ा इशू यही डेफिसिट का है। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, देखिए टैक्स देना लोग यहाँ चाहते हैं, लेकिन उसका इशू क्या है कि वो जो टैक्स जब दे रहे हैं तो जो बेसिक सिटीजन राइट्स हैं आपको तालीम चाहिए होती है, मतलब आपको हेल्थ है आपकी वो आपको नहीं मिलती, तो ऑब्वियसली वो तो क्रेडिबिलिटी बहुत जरूरी है। इस वक्त सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मैं समझता हूँ इस गवर्नमेंट का है वो है क्रेडिबिलिटी। ठीक है, अगर तो वही क्रेडिबिलिटी कम से कम इन 100 दिनों में इस्टेब्लिश कर पाए तो मैं समझता हूँ आगे इनके लिए शायद जो हालात हैं वो बहुत ही बेहतर होंगे। शऊर आया है, नैरेटिव बिल्डिंग हो चुकी है, मीडिया बहुत ज्यादा उसमें का हाथ है और लोगों ने वो जो चेंज है वो दिखाई इस इलेक्शन बेसिकली, और चेंज फॉर द गुड मैं समझता हूँ होनी चाहिए है। लेकिन देखिए ये जो 5-6 नुकात थे बड़े जरूरी है। अब कराची का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इट्स अ कंक्रीट जंग, मतलब गर्मियों में जितनी यहाँ बिल्डिंग्स मौजूद हैं और जो वो स्टोर करती हैं हीट, अगर आप ये प्लांटेशन नहीं होगी जिस तरह वो जिक्र कर रहे थे तो यहाँ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो आपका इको इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा कराची में खासतौर पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जहाँ तक सफाई का ताल्लुक है वो आप देख लीजिए, मैं पर्सनली फील करता हूँ आपका अगर माहौल साफ सुथरा नहीं है तो शायद आपकी जहनीत भी साफ नहीं रही, बिल्कुल भी नहीं। वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जी जो आपके सराउंडिंग जो है वो बड़े साफ सुथरे हों। आप देयर इज अ मार्क्ड डिफरेंस कि जो द पीपल हु लिव इन इस्लामाबाद लाइक you and the people who lives here, there's marked difference in their thinking also। और मैं पर्सनली फील करता हूँ कि उसका एनवायरमेंट से बहुत बड़ा ताल्लुक है बेसिकली। तो ये दो चीजें ऑब्वियसली कॉस्मेटिक। अगर आप किसी भी हैप्पी नाज़रीन आपको ये बताते चलूं कि अगर आप किसी भी वेल बीइंग जो कहते हैं ना एक खुशहाली का जो इंडेक्स होता है जिसमें मार्क्स दिए जाते हैं कि एक इंसान जो है वो कैसे अपने आप को महसूस कर रहा है, क्या वो खुश है क्या वो नाखुश है, उसमें सिर्फ आपकी आमदनी, आपके घर का माहौल, आपकी अपनी सेहत नहीं होती, उसमें एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से 40% का जो कंपोनेंट होता है वो होता है कि आपका माशरा, आपके इर्द गिर्द किस किस्म का माहौल है, क्या वो साफ सुथरा है, क्या आपको इंसाफ फराहम हो रहा है, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अच्छा जी शेख साहब देखिए मुझे बताएगा यहाँ पे अब हम आ जाते हैं हमारी खारजा पॉलिसी के ऊपर, बिकॉज जैसे कि मैंने जिक्र किया हम लोग ये जरूर डिस्कस करना चाहेंगे कि आपकी स्पेशली इस दौर में जिस ग्लोबल एज में हम लोग इस वक्त पे हैं, आपकी खारजा पॉलिसी और आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी बिल्कुल जुड़ी हुई है, बल्कि एक लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। अब पाकिस्तान उस मोड़ पे है जहाँ पे ऑब्वियसली हमें जो है इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमारे सर के ऊपर इतना बड़ा कर्जा है जो हमें उतारना है, लेकिन उतार के हमें भी ऑल्सो हैव टू कीप इट ऑफ। तो हमारे फॉरेन मिशंस को क्या डायरेक्टिव जो है आपको लगता है दिया जाएगा कि वो किस तरह जाके पाकिस्तान को प्रोजेक्ट करें बैरून मुल्कों में कि वाकईतन लोग सोचे नहीं जी वी वांट टू कम टू पाकिस्तान एंड इन्वेस्ट।
تو عموماً ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت سارے ممالک میں بس وہ کہتے ہیں جی ویزا لگا دیں، نہیں سارے ساتھ ویزا لگا دیں، اچھا جی کوئی آ گیا وزٹر تو اس کو پروٹوکال دے دیں، اچھا جی ایک چھوٹا سا ڈنر کر لیں، تو اس سے ویسے کام تو نہیں ایسا ہوتا جہاں پہ اکنامک ڈپلومیسی کی بات اس میں آل آؤٹ بہت کمپریہنسو میجرز کی ضرورت ہے، اور ان میں ویزا فیسیلیٹیشن بھی ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. پاکستان میں تقریباً 9.2 ملین جو ہے باہر کام کرتے ہیں پاکستان سے باہر، اور یہ ہماری ٹوٹل لیبر فورس کا تقریباً 15% بنتا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ہیومن ریسورسز کو بھی ایکسپورٹ کریں، سروسز ایکسپورٹس کو بڑھائیں. جیسے قطر میں بھی فٹ بال ورلڈ کپ ہوگا، جاپان میں اولمپکس ہوں گے، تو یہاں کافی ضرورت ہے ورکرز کی، اور ہم یہاں پہ اپنے ہیومن ریسورسز کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے، وہ ایکسپورٹ مارکیٹ ڈائیورسفیکیشن ہے. ہم بہت زیادہ ریلائی کر رہے ہیں ویسٹرن یورپ پہ، بہت زیادہ ریلائی کر رہے ہیں یو ایس اے پہ. ہماری اگر فارن پالیسی میں کچھ پرابلمز ہوتی ہیں ان کنٹریز کے ساتھ، دین وی ہیو پرابلم، کیونکہ ہمارا اکنامک ریلائنس ابھی تک بہت زیادہ جو ہے وہ یو ایس اے اور ویسٹرن یورپین کنٹریز زیادہ ہے. تو ہمیں نئی مارکیٹس کو ایکسپلور کرنا چاہیے. ایشیا میں ہمارے پاس بہت زیادہ اپارچونیٹیز ہیں، سینٹرل ایشیا میں، افریقہ میں، لیٹن امریکہ کو ہم نے ایکسپلور نہیں کیا. سو we also have to look for export market diversification, and we also have to look for branding other products. ہماری جو زیادہ تر ایکسپورٹس ہیں ان کی نیچر جو ہے وہ کاموڈیٹی کی ہے، اور اس میں پھر ہمیں بہت زیادہ ویلیو ایڈیشن نہیں ملتی، اور بہت زیادہ اس کی پرائز بھی. ایک سوال تو میرا بنتا ہے آپ پوچھنا، وہ یہ ہے کہ فرینکلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیں اپنے ایکسپورٹ کے لیے نئی مارکیٹ ڈھونڈنی چاہیے، لیکن معذرت کے ساتھ ایشو یہ بھی ہے کہ ہماری ایکسپورٹ اگر ابھی دیکھا جائے پھر کمپیئر ٹو بنگلہ دیش، یا اگر ہم لوگ کمپیئر کریں ٹو سری لنکا، یا ہم لوگ کمپیئر کریں ٹو ویتنام، کمپیریٹو بھی نہیں ہے. کمپیریٹیولی ہے، مگر آپ دیکھیں کہ ہمیں پرابلم تو ہمیں یہاں پہ بھی تو ہینڈل کرنا ہے نا. بنگلہ دیش اگر آپ دیکھیں تو وہ کوئی کاٹن جو ہے اپنے خود پروڈیوس نہیں کرتا، بالکل. ہمیں یہاں را مٹیریل اسٹیج پہ ان کے اوپر ایڈوانٹیج ہے، مگر ہماری چونکہ کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے ہم کمپیٹ نہیں کر پاتے. اور اس میں بھی بہت زیادہ اگر آپ پرابلمس کی اگر آپ بیک میں جائیں گے تو ٹرانسپیرنسی کے ایشوز آئیں گے، گورننس کے ایشوز آئیں گے. گورننس اینڈ ٹرانسپیرنسی. جی بالکل. اوکے. اچھا، پومپیو صاحب کی جو فون کال کا ذکر ہے، ایک سائڈ کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ یہ گفتگو کی، دوسری سائڈ ڈینائی کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. آپ کو لگتا ہے کہ اینڈ بیکاز آئی واز ریسنٹلی جب میں یہیں پہ آ رہی تھی شو سے پہلے، میں نے پھر سے دفعہ پڑھا کہ یو ایس کی طرف سے جو پومپیو صاحب نے جو کہا کہ ان کی فون کال کی جو بات چیت ہوئی، اس میں جہاں پہ ٹیررزم کا ذکر کیا کہ پاکستان ول ہیلپ کر، پاکستان میں ڈینائی کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے، فیلسٹیشن تھی، کنگریچولیشنس کی. اس میں وائی از دی یو ایس اسٹیکنگ ٹو دس تھنگ کہ ہم نے یہ بات کی ہے؟ دیکھیں میں سر بینگ پاکستانی تو میں اپنے فارن آفس کے ساتھ کھڑا ہوں ایبسلیوٹلی، اور میں کہوں گا کہ بھائی جو ہم نے بات یو ایس کیوں اس پہ سر، لیکن جو انٹرنیشنلی اب اس پہ ایک کنفلکٹ ہے یا کمنٹس آنے شروع ہو گئے ہیں، تو اس کا سب سے آسان سادہ راستہ یہ ہے کہ دونوں ممالک میں سے کوئی بھی بہتر سمجھے تو اس کا ٹرانسکرپٹ ایک ریلیز کر دیا جائے کہ دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، اس کا ٹرانسکرپٹ آپ جو بھی اس کا ترجمہ ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے تحریری طور پہ پیش کر دیں، یا انگریزی میں پیش کر دیں، یا اردو میں، یا جس زبان میں کرنا ہے، تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون سچ چھپا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں اگر ہمیں تو میرا خیال ہے کوئی ایسا اس میں شرمندگی والی بات نہیں ہوگی کہ ہمارا تو پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ ایسی بات ہی نہیں ہوئی، تو فارن آفس بھی کہہ رہا ہے، تو اس میں شرمندگی تو امریکہ کے پاس جائے گی. میرا خیال ہے کہ امریکنز کو اس میں جو ہے وہ خود سوچ لینا چاہیے کہ وہ کہاں پہ غلط بیانی کر رہے ہیں. اگر نہیں کریں گے، وہ اپنی چیزوں کو صحیح نہیں کریں گے، تو میرا خیال ہے یہ ٹرانسکرپٹ ہم لا بھی سکتے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو ابھی تک وہ ٹرانسکرپٹ ریلیز نہیں کر سکتے، مطلب کر چکے ہوتے. دیکھیں اگر ان کے پارٹ پہ ٹھیک ہوتا تو کر دیتے، وہ فوراً نہیں کرتے، انہیں تو کسی نے نہیں روکا تھا. تو ہم تو انہیں ایک لبرٹی دے رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک کر لیں اپنی باتوں کو. اگر نہیں کرتے تو پھر ہمارے پاس تو چانس ہے کسی بھی اسٹیج پہ ہم لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. So the next thing that we're going to talk about is کہ ہمارے جو فارن آفس میں جو پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے، جو ان کو بریفنگ ملی گئی ہے، اس پہ یہ بھی ذکر ہوا ہے کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے آن آر ریلیشنز وچ از ویری گڈ. ایران، افغانستان، انڈیا کے ساتھ جو ہے، تو دس از اے ویری گڈ پش فارورڈ. لیکن آئی تھنک یہ کوئی اتنا ہٹ کے نہیں ہے فرام دا پریویس گورنمنٹ. وہاں پہ بھی ہم نے آئی تھنک پچھلے 2 سالوں میں وی ہیو سین این ایمفیسس ٹورڈز ایران، ٹورڈز بیٹر ٹائز ود رشیا. تو یہ کیا ایک کنٹینیویشن ہے اس فارن پالیسی کی، یا کیا ہم لوگ پھر سے ان ایریاز کو ود اے فریش لک ریوزٹ کریں گے؟ جی بالکل وجہ بات ہے. آبویسلی ایک پالیسی کنڈیشن آف پالیسی ہے ٹورڈز ادر نیشنز جو ہماری فارن پالیسی ہوتی ہے، اس میں 19-20 کا فرق میں سمجھتا ہوں رہتا ہے، اور یہ بڑی اچھی چیز ہے. لیکن دیکھیے میں پرسنلی فیل کرتا ہوں کہ اس سے پہلے جو بھی ہماری فارن پالیسی تھی اٹ واز ریئیکٹو. دیکھیے یہاں اب جو یہ چاہ رہے ہیں، اور جو میں سمجھ پا رہا ہوں پیشی صاحب کی بات، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے
जो पॉलिसी है उसको प्रोएक्टिव करना पड़ेगा। Okay. और हमारे जो जिस तरह यही जिक्र पोम्पियो साहब का था, ये इनकी पुरानी प्रॉब्लम है कैरेट एंड स्टिक वाली, जो मैं आपके प्रोग्राम में काफी जिक्र कर चुके हैं हम इस पे। देखिए इनका विजिट है पोम्पियो साहब का फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ, और उससे पहले वो ये किस्म का प्रेशराइज करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट पे कि देखिए आपकी पिछली वाली गवर्नमेंट जो है वो तो बिल्कुल ही कुछ नहीं करती थी, और हम जो उनको कहते थे वो उस पर अमल दरामद करते थे, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है। नहीं, लेकिन पिछले गवर्नमेंट के बारे में आप एक चीज तो मैं जरूर उनकी तारीफ करूंगी कि जहाँ पे उन्होंने हमारे डिप्लोमेट्स के ऊपर सख्तियां लगाई थी इन वाशिंगटन, हमने यहाँ पे उनको ये तक कह दिया था कि आपका जो कार्गो आता है जो पाकिस्तान के थ्रू गुजरता है, अब हम उसको चेक करेंगे, विच इज अ वेरी बिग थिंग टू से, एंड वी स्टक टू इट। जी ट्रू, देखिए वन और चीज है, लेकिन आप वही देखें कि वही डिप्लोमेट्स में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी को ब्रीच करने में इन्वॉल्व रहे हैं, जो कि यहाँ से मैं नाम एवरीबॉडी नोज के वो कौन कौन लोग मौजूद हैं। अभी जो इस वक्त मौजूद है हमारे, उनके ऊपर नैब के केसेस चल रहे हैं, नैब कॉल्ड है कि लेकिन आई बिलीव कि जहाँ तक उनका ख्याल है कि एम्बेसडर सिद्दीकी साहब को तो वापस बुलवा लिया गया। मैं वो ये कह रहा हूँ कि ये वो गवर्नमेंट का देखें पर्सनल विन्स एंड विशेस पे ये काम चल रहा था, जो कि मैं पर्सनली देखता हूँ अब नहीं होगा। मेरिट विल प्रिवेल इन खासतौर पर इन फॉरेन अफेयर, और जिसमें उन्होंने बात की है कि जी हमारे जो मौजूद हैं हमारे एम्बेसीज मुख्तलिफ ममालिक में, सिवाय वो वहाँ ये फंक्शन अटेंड करने के और कुछ करने के अलावा तो कोई काम वो करते नहीं था। अभी उनको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, अगर आप नहीं करेंगे तो दे शुड बी रेडी कि जी उनको कॉल बैक किया जाएगा। और मैं ये फील करता हूँ कि मोस्ट प्रॉब्ली विद इन 2 और 3 मंथ्स इनकी एक कॉन्फ्रेंस भी कॉल की जाएगी हमारे एम्बेसडर्स की, और उनको मोस्ट प्रॉब्ली शायद प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो डायरेक्टली भी एड्रेस करेंगे। देखिए ये अभी जो ईरान का मामला है, ये है अफगानिस्तान का। अभी देखिए अफगानिस्तान की बहुत बड़ी मॉस्को में एक मीटिंग कॉल की गई ऑन बिहाफ ऑफ रशिया, तालिबान को भी बुलाया गया। अफगानिस्तान है रिफ्यूज, अभी अफगानिस्तान के रिफ्यूजल जो है इट इज क्लियरली अंडरस्टैंडेबल कि जी वो ऑन द प्रेशर ऑफ। लेकिन अफगानिस्तान क्यों रिफ्यूज कर रहा है? देखें एट द एंड ऑफ द डे ये कोई पहली मीटिंग नहीं है, चाइना और रशिया और पाकिस्तान मिलकर काफी अरसे से अफगानिस्तान में बातचीत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ के हालात सुधर जाएं, तो अफगानिस्तान एक्टिव पार्टिसिपेंट रहा है जी इन मीटिंग में, तो अब जाके क्या मतलब? जी वही मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि उसमें अमेरिकन इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है, और अमेरिका का तो अभी आप देखें वही हालात ये हो गए हैं कि जी अभी प्रेसिडेंट जो है वो इम्पीचमेंट की तरफ जा रहे हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली शायद जो है वो उनका हो जाए। और ये इनकी जो प्रॉब्लम है वो अफगानिस्तान से भी रिलेटेड है कि जी अभी ठीक है इम्पीचमेंट का अगर इनका इशू अभी शुरू हो रहा है, तो वही जिस तरह हम करते हैं कि जी अच्छा ठीक है वो जो नेशन का जो थोड़ा सा फोकस है उसको चेंज कर दिया जाए। देखिए तालिबान को अल्टीमेटली मैंने इस पे कॉलम्स भी लिखे हैं कि उनके बगैर अफगानिस्तान में पीस जो है वो नामुमकिन है, और जब तक कि आप उनको ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, चाहे वो प्रॉब्लम वही जो था कि जी बाइपोलर वर्ल्ड की तरफ हम जा रहे हैं, और अमेरिका अभी ये नहीं चाह सकता कि जी वो रशिया जो है उस का जो है वो इसमें अमल शामिल हो अफगान पीस प्रोसेस में। लेकिन मैं पर्सनली फील करता हूँ कि शायद अगर रशिया इन्वॉल्वमेंट होगी, जो कि हमारे अफगानिस्तान में जो डाइवर्सिटी है, जो एथेनिसिटी है, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज की तरफ से मौजूद है, तो शायद बहुत ज्यादा पायदार होगी बरिंदर इसके कि आप अमेरिका को इन्वॉल्व नहीं, ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन अमेरिका का तो ये सोच नहीं है, पाकिस्तान बीच में इसमें फंसा। अमेरिका का जो प्रॉब्लम जो है वो यही है कि जी देखें बाइपोलर वर्ल्ड की तरफ है, दो तो इधर मौजूद हैं, अभी उसको यहाँ ब्लॉक बनने के लिए इंडिया हैज टू बी पिच्ड अगेंस्ट दैट ब्लॉक। मतलब यहाँ पे ब्लॉक्स तो बन रहे हैं, एंड आई थिंक इंडिया भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज कर रहा है that it does not have to be part of just one block. वो इंडिया में अब इतनी अकल आ गई है कि हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। When we come back from the break, we'll be discussing. I think हम गुफ्तगू कर रहे थे होंगे ब्रेक के बाद स्पेसिफिकली कि हम लोग किस तरह जो हम जिन ममालिक का जिक्र किया गया है इन द फॉरेन ऑफिस, हम उनके साथ किस तरह अपने मजीद टाइज बेहतर कर सकते हैं अपनी मईशत को सामने रखते हुए। Keep watching. See you after a short break.
वेलकम बैक जी। ब्रेक से पहले यही जिक्र कर रहे थे, हमने डिस्कस किया 7 पॉइंट्स जहां जिस पे काबीना ने आज जो है एक सेशन भी रखा है। उसके अलावा हमने डिस्कस किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब और फॉरेन ऑफिस में जो स्टेटमेंट्स हमारे सामने आई हैं उसके हवाले से, और ब्रेक के बाद हमने ये जिक्र किया था कि हम जरूर ये डिस्कस करेंगे कि जिन जिन ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात हैं अच्छे ताल्लुकात हैं और जिनके साथ जो है हमारे अब तक जो है वो ताल्लुकात उस तरह नहीं बन पाए, हम उनमें किस तरह पाकिस्तान की मईशत के हवाले से अपनी फॉरेन डिप्लोमेसी रख सकते हैं। सालिक साहब देखिए, फंडामेंटली एक चीज तो ये डिसाइड हो गई, जो फॉरेन ऑफिस का भी स्टेटमेंट आया है, कि हमारे मिशंस को एक्टिव होना पड़ेगा। मिशंस को एक्टिव होने के लिए जिस तरह आपने कहा मुल्क का सरबराह, हम यही डिस्कस कर रहे थे ना 7 पॉइंट एजेंडा में, छोटी छोटी बातें लगती हैं लेकिन होती बड़ी बड़ी। इसी तरह हमारे मिशन को जो लोग हेड करेंगे, जो हमारे अटैचेज वहां पे होंगे, दे विल प्ले अ वेरी बिग रोल। अब इनको जो है हमने देखा है माजी में कोई ऐसा सच मेरिट से, आई वुड लाइक टू से एटलीस्ट 30% ऑफ द टाइम, मैं सिर्फ माजी की हुकूमत की बात नहीं कर रही, मैं सारी हुकूमतों की बात कर रही हूँ, अपनी विम्स एंड फैंसीज पे लगाया जाता है। तो इस दफा 100 दिन में क्या हम लोग ये भी देख रहे होंगे कि किसको लगा रहे हैं, किस वजह से लगा रहे हैं, क्या उनके पास वो क्वालिफिकेशंस हैं कि वो डिलीवर कर पाएंगे या नहीं? देखिए, बड़ा क्लियर है कि जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और उनके मिनिस्टर्स को फ्री हैंड होगा कि वो अपनी मर्जी से पिक एंड चूज करके मेरिट की बुनियाद पे चीजें ला सकेंगे, वहाँ पे तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो मेरिट को फॉलो ना करें, उन्हें मेरिट को फॉलो करना होगा। जहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी, जहाँ पे कुछ मसलतें आ जाएंगी, तो जहाँ कंप्रोमाइज वो करेंगे, वो 100 डेज में फिर वो कंप्रोमाइज ही करते चले जाएंगे। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। परवेज मुशर्रफ साहब के पहले 3 साल, अच्छा, लोग कहते हैं जी बहुत अच्छे थे। क्यों थे? क्योंकि देयर वाज नो पॉलिटिकल कंप्रोमाइजेशन। उसके बाद फिर जब उनका प्रोलॉन्ग होता गया सिलसिला, पॉलिटिकल कंप्रोमाइजिंग शुरू हो गई, तो फिर वो सारा इम्पैक्ट खत्म हो गया। कुर्सी किसको नहीं पसंद। तो अभी जो कैबिनेट बनाई है इमरान खान साहब ने, वो तो कंप्रोमाइज हो गई है। वो तो बहुत सारी बातें हो रही हैं कि उसमें चूंकि सारे अलायंसेस की वजह से एक गवर्नमेंट बनी है, एक वन पार्टी रूल तो ये नहीं है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, उन सबको आपने कुछ ना कुछ देना भी है, गिव एंड टेक पॉलिटिक्स में होता है। तो उनको मिनिस्ट्रियां दी गई हैं, बात हो रही है। एमकेएम की मिसाल है कि जी उनके पास जब बहुत सारी नशिस्तें होती थी तो 2 ही वजारतें होती थी, आज उनके पास चंद नशिस्तों पे 2 वजारतें वो ले गए हैं। इसी तरीके से पंजाब में आप काफ लीग की बात कर लीजिए, परवेज लाई साहब स्पीकर बन गए हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन उठाए जाते हैं। देखिए बातें हम जहाँ पे जीडी की भी बात कर रहे हैं, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा इज अ फॉर्मर स्पीकर फॉर द नेशनल असेंबली, लेकिन जहाँ पे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, ये तो आप जानते हैं, वहाँ पे ये भी है कि उन्होंने भी पता नहीं कितनों के लोन जो है वो राइट ऑफ कराए थे, जो उनकी ईमेल है उसके हवाले से। तो नाम तो देखें बहुत सारे हैं, वो तो अगर डिटेल में जाएंगे तो हर एक के बारे में कुछ ना कुछ निकल आएगा। सिर्फ हमीदा मिर्जा ने लोन माफ नहीं कराया होगा, परवेज लाई फैमिली ने भी कराया होगा, जुबैदा जलाल ने भी कराया होगा, और बहुत सारे नाम आ जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कंप्रोमाइज करने जाएंगे तो फिर मेरिट आपका जो है वो पीछे रह जाएगा। अब जहाँ इन्हें फैसले करने हैं कि हमने अपने मिशन को जो है वो मेरिट पे लेके आना है, वहाँ पे लोग सेम पॉइंट सालिक साहब आपने कहा जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जिस तरह हमने देखा कि हमारे जो मिनिस्टर्स बने वहाँ पे हमें कॉम्प्रोमाइज नजर आया है, चाहे एमक्यूएम हो, चाहे जीडीओ हो, चाहे परवेज इलाही साहब हो। इसी तरह बिकॉज आप कह रहे हैं हम किस तरह सिलेक्ट करेंगे कौन हमारे मिशंस को हेड करेगा, उसमें अगर आपके पास पूल ही इतना सा है, उसमें से आप किसको फिर मतलब कहेंगे? उसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखिए, उस पूल में से आपने कुछ जगहों पे प्रायोरिटाइज करना है कि आपको वहाँ पे डिफेंस पर्पज से बंदा भेजना है, वहाँ पे इंटेलिजेंस पर्पज से बंदा भेजना है, या वहाँ पे आपको प्योरली इकोनॉमिक ट्रेड रिलेशंस के लिए बंदा भेजना है। तो अगर आपने ऐसे ममालिक में चूज करना है कि जहाँ पे आपको ट्रेड बढ़ानी है, जहाँ पे आपको अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, नए आपको एवेन्यूज तलाश करने हैं, तो वहाँ पे आप परफॉर्मेंस बेस्ड थोड़ी सी ऑडिट भी करें लोगों की कि ये लोग पिछले 10 साल में क्या परफॉर्म करते रहे हैं, और इन्हीं का कंपैरिजन कर लें दूसरे उन मुल्कों से जिनसे हमारा मुकाबला है कि उनके वहाँ पे जो मिशन थे उनके लोगों ने कितनी अचीवमेंट्स की, क्या परफॉर्म किया। ठीक है, हमारे लिए मुश्किलात हो सकती हैं, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो सकती है, हमारे साथ बिजली गैस पानी के मसाइल हैं इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, वो शायद कम्पीट नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे प्योरली वहाँ पे कमर्शियल अताशीज हैं उन्होंने क्या परफॉर्म किया है। लेकिन फिर वो आपको ये जरूर कहेंगे वजह से कि देखिए हमारा एक सिस्टम है,
लोगों को असाइन करने का, असाइड फ्रॉम मे बी 20-30% जो है वो पॉलिटिकल अपॉइंटीज जाता है, वो भी आई थिंक मैं कोई ओवर एस्टिमेट कर रही हूँ कि 30% जब मैं कह रही हूँ, बाकी सारे तो आपके करियर डिप्लोमेट्स होते हैं। अब अगर उनका जायजा लें कि उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो उनको क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो होते हैं मिशन हेड और फिर होते हैं उनके विंग। राइट। तो अगर देखें, कुलदीप नैयर भी बरतानिया में इंडिया के हाई कमिश्नर थे, तो वो कोई डिप्लोमेट तो नहीं थे, कैरियर डिप्लोमेट, लेकिन उन्होंने रहे। इस तरह हमारे यहाँ वाजिद शमसुल हसन रहे, हुसैन हकानी रहे, मलिहा लोधी रही, या बहुत सारे लोग रहे, कई नाम आप ले सकते हैं बड़े मुल्कों में। तो वो जरूरी नहीं होता कि 100% ही सारे कैरियर डिप्लोमेट्स हों। आपको कहीं ना कहीं अपने लॉयर्स भी रखने पड़ते हैं, कहीं ना कहीं आपको उनकी जो डिप्लोमेट से हट के जो एबिलिटीज हैं, क्वालिटीज हैं, उनको यूटिलाइज करना होता है, कहीं रिलेशंस आपने उनके जरिए जो है डेवलप करने होते हैं, तो आपको थोड़ा सा मार्जिन तो रखना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल मेरिट पे जाना पड़ेगा। अगर मेरिट नहीं जाएंगे तो इनका सारा ये जो साउथ इनका एजेंडा है, ये सारा एकदम से जमीन पे आ जाएगा, लोग इनको क्वेश्चन करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, आप मुझे प्लीज बताइए फवाद साहब, अब तक जो हम देख रहे हैं, हमने देखिए खुल के बात कर रहे हैं, बात यह है कि हमने जब कैबिनेट भी देखा है उसमें हमने कॉम्प्रोमाइजेस देखी हैं। जब हम इलेक्शन की तरफ जा भी रहे थे तो ये गुफ्तगू हो रही थी कि इलेक्टेबल्स को क्यों लिया गया है, और उसका जवाब ये था कि इलेक्टेबल्स को इसलिए लिया गया है बिकॉज एक दफ़ा हम आ जाएं इन पावर, हम कोशिशें करेंगे से बेहतर लोग, और जो लोग क्या कहते हैं अपने माजी को एक तरफ रख के आगे बढ़ें, उनके लिए हमारे पास जगह होगी। पर एट द एंड ऑफ द डे कॉम्प्रोमाइजेस तो तब भी की गई, कॉम्प्रोमाइजेस अब भी की गई है, हाउ डू वी नो कि आगे जाके नहीं होंगी? जी बिल्कुल वजह बात है। देखिए सिस्टम हुकूमत तो चलानी है ना। जी बिल्कुल एग्जैक्टली, लेकिन देखिए इलेक्टेबल्स तो एक वजह थी, एक वो था आपको स्टेप चाहिए, कैबिनेट क्या, अब देखिए कैबिनेट आपको गवर्नमेंट भी बनानी है। लेकिन देखिए अभी जो आप देखें कि अब जो का पहला खिताब था प्राइम मिनिस्टर का, उसने उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया था, वो जी ठीक है अभी तो हम आ गए। वजारत दाखिला रखने का अपने पास एक मकसद ये भी है कि देखिए वो जो मेरिट पे या कोई करप्शन के इश्यूज हैं जो पुराने हैं या कुछ हैं, उसके ऊपर अगर कोई पॉलिटिकल प्रेशराइजेशन फ्रॉम हिज मिनिस्टर्स होती है तो शायद वो नहीं हो पाएगी। देखिए वो वजारत दाखिला FIA की बात उन्होंने की, FBR की बात की, और इसका मतलब यही वो एक मैसेज अपने लोगों के लिए भी था कि देखिए ठीक है आप आगे जो कुछ पुराने हैं इश्यूज हैं वो अगर तो आप क्लियर होते हैं फ्रॉम द कंसर्न एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट्स तो दैट इज ऑल राइट, लेकिन अगर आप नहीं होते तो फिर वो यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। और इसमें एक दो एग्जाम्पल्स ऑलरेडी मौजूद हैं। आप इनके MPA का जिक्र आया, वो जिक्र नहीं हुआ, कराची में एक इंसिडेंट हुआ, शोकॉज नोटिस दिया, शोकॉज नोटिस दिया हुआ है, लेकिन जब मेरी बात हुई थी PTI से उन्होंने कहा था कि जी हमने जब ये वाकया हुआ था कि हमने जो है वो नोटिस दिया हुआ है, अब हम उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं, जब उनका जवाब आएगा हम फौरी एक्शन लेंगे। लेकिन अब तो सिर्फ मुझे लगता है कि 1 महीने के लिए उनको मुअत्तल ही उनकी मेंबरशिप की गई है, कोई ऐसा कोई ठोस कदम तो नहीं लिया। अभी भी डेवलपिंग स्टेज पे है, अभी भी हो सकता है कि और इंक्वायरी कितना टाइम लगता है कि एक वीडियो को देख के ये डिसाइड करना कि ओवरऑल अगर बात करूं तो अगर आप देखें वेस्टर्न कंट्रीज और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में टैक्स टू GDP रेशियो बहुत ज्यादा है, और अगर आप वहाँ के जो हेड ऑफ स्टेट को देखें तो हमें मिसालें मिलती हैं कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज करता है, वो बहुत सिंप्लिसिटी के साथ रहता है। तो ये जो स्टेप्स लिए गए हैं कि ऑस्टेरिटी मेजर्स को अपने आप से शुरू कर रहे हैं, तो इसका यकीनन इम्पैक्ट होगा आगे जाके। वो तो आई एग्री विद यू, बट मैं कह रही हूँ यहाँ पे द पॉइंट इज वेरी क्लियर कि आपको एक वीडियो फुटेज देख के एक फैसला करने में कितना टाइम लगता है। अगर आपने किसी से कहा है कि मुझे जवाब चाहिए, उस जवाब में उसको लिखने में कितने घंटे लगते हैं? जी देखिए वजह बात है, मतलब लेकिन आप ये भी देखिए कि लॉ हैज टू टेक इट्स ओन कोर्स। वीडियो तो एक आ गई, इट्स पॉइंट ऑफ व्यू की जी वहाँ ये हुआ, but law was taken into somebody's hands। लेकिन आप ये देखिए कि वो दोनों तरफ से क्या हुआ, उससे पहले वजह क्या बनी, मेरी बात से वो शायद हमारे पास देखिए इसका बहुत बड़ा एक चेंज अगर आप देखें कि विद इन 2 hours दैट MP हैड टू गो टू द हाउस ऑफ दैट पर्सन and apologize him personally। देखें at the end of the day for me that is like saying quite frankly सारिक साहब ये तो वो बात हो गई कि जब तक अब इसमें ज्यादा डिटेल में ना उलझें, इसमें हम टाइम ज़ाया करेंगे, फिलहाल एक इंसिडेंट में ना जाएं। देखिए डिलीवरी की बात हम लोग मजम्मत प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि डिलीवरी पे जाएं। आपने कहा छोटी छोटी नहीं, आपने कहा छोटी छोटी चीजों पे भी हमें जाना चाहिए, चाहे वो सफाई हो, चाहे वो दयानतदारी से काम करना हो, चाहे वो हमारा वर्क डे जो है बेशक 5 days
हो, but from 9 to 5 हो, उसी पे आ जाता है ना। देखें, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था आपकी एफिलिएशन किसी भी पार्टी से हो सकती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे चाहिए आप रिजल्ट दें, मेरे मुल्क के लिए आप डिलीवर करें। मुझे इस पे हैरत हो रही है कि जिस आदमी ने डिलीवर किया उसको आपने फारिग कर दिया। यानी डिलीवरी का फिर पैमाना क्या होगा? मिसाल के तौर पे एक आदमी ने आपको वर्ल्ड नंबर 1 बना दिया टेस्ट क्रिकेट टीम, PSL करवा दिया, आपको चैंपियंस ट्रॉफी जितवा दी, आपके मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट रिवाइव कर दी, तो मतलब ये डिलीवरी थी, तो उसको आपने चलता किया और उसकी जगह आपने दूसरा बंदा नॉमिनेट कर दिया, लेकिन माहौल ऐसा था कि उसमें मतलब उनको रोका भी नहीं गया जाने से। तो अगर डिलीवरी होती तो उनको रोक भी सकते थे। इसका इमरान खान साहब को और उनकी टीम को इस वक्त जो माहौल से वो गुजर रहे हैं फैसले करते हुए, इससे बचना होगा कि उनके फैसलों से इंतकाम की बू ना आए। लोग ये ना कहें कि जी ये इंतकाम लेने चल पड़े हैं सियासी लोग। सर साहब वो बार बार कहते हैं मैं इंतकामी सियासत नहीं कर रहा, कह रहे हैं, लेकिन लोग ये भी तो लेकिन एक्शन से नजर भी आना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ इससे बचना होगा कि कहीं पे भी अगर कोई ऐसा शायबा भी आ गया तो लोग फौरन क्वेश्चन करेंगे। और जब केसेस खुलेंगे, जो केसेस खुल रहे हैं सियासी मुखालफीन आप कहें उनके केसेस खुलने चाहिए, जो करप्शन के केसेस हैं हम देख रहे हैं कि जो करप्शन पे तो कोई कंप्रोमाइज ना होना चाहिए। अगर इमरान खान खुद केसेस खोलते हैं एज ए मिनिस्टर इंटीरियर खोलते हैं तो भी उन्हें करना चाहिए। अगर बेहतर होता है कि मिनिस्टर इंटीरियर किसी और को दे देते तो उनको ये उम्मीद ना होती। लेकिन ये जो इंसिडेंट छोटे छोटे हो रहे हैं ये इनसे बचना चाहिए। मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ साहब कोर्ट में आए, 2 बंदों ने उन पर फूल फेंके, उन आदमी को आपने पकड़ के कहा सरकार मुदाखलत में FIR दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। तो ये कौन सी सियासत हो रही है भाई? इससे तो आपकी हुकूमत जो है वो कोई नेक नामी नहीं हासिल करेगी, बदनामी होगी। तो आप ऐसे मौके मत दें। ये इमरान खान ने नहीं कहा होगा कि उन फूल वालों को पकड़ के आप ले जाएं, लेकिन जिसने भी ये किया है उसने गवर्नमेंट के लिए एक बैड टेस्ट क्रिएट किया। मुझे बता रहे सालिक साहब, एट द एंड ऑफ द डे लोग एक साइकोलॉजी होती है कि वी आर ओनली एज गुड एज द 5 पीपल हु सराउंड अस और आर द क्लोजेस्ट टू अस, कि हम लोग उतने ही अच्छे हो सकते हैं उन 5 लोग हमारे करीबी नहीं होते, उनसे ज्यादा नहीं, उनसे कम नहीं। अब जो इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर साहब के जो करीबी लोग हैं, आपको क्या लगता है कि ये वो लोग हैं जो उनको सही डायरेक्शन देंगे? सही देखिए, बहुत से वक्त में एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होना इज अ बिग थिंग। मतलब इंसान की दिन रात नहीं समझ आ रही होती कि क्या, बिकॉज एंड स्पेशली एक पाकिस्तान जैसा मुल्क जो इतने मसलों का शिकार हो। तो यहाँ पे जो इनकी करीबी टीम है जो हमने हमेशा देखा है, क्या वो टीम जो है उनको सही तरह गाइड कर पाएगी, सस्टेन कर पाएगी? बिकॉज अपोजिशन में रहना, इलेक्शन लड़ना, एहतजाज करना एक और चीज है। प्राइम मिनिस्टर बहुत अहम आपने ये पॉइंट रेज कर दिया अशमत साहब। देखिए, माजी में भी जितने हुक्मरान आए या जनरली हम अपनी लाइफ में देख लें कि जब नेचर ऐसी है कि जब कोई चीज कामयाब हो जाती है तो हम सारा क्रेडिट खुद ले लेते हैं कि मेरा फैसला था, मैंने ये किया, मेरी जिद्दोजहद थी और मैंने ये सारा कर लिया और अल्लाह ने मुझ पर करम कर दिया और ये रिजल्ट मैंने हासिल कर लिया। जब कुछ चीज खराब हो जाए तो मैं कहता हूँ, या हमारे लोग कहते हैं कि जी वो फलां का मशवरा था और उस टीम ने मरवा दिया। भाई वो टीम आप खुद चुनते हैं, वो टीम आपको अगर अच्छा रिजल्ट देती है या बुरा रिजल्ट देती है वो आपने चूज की होती है। इसलिए आपको डिसक्रेडिट भी फिर उस वक्त जो है वो अपने आप को करना चाहिए, क्योंकि आपने उन पर एतमाद करके फैसले किए होते हैं। वो उनमें से खुशामदी लोग भी आप खुद जमा करते हैं और उनमें से नाहल लोग भी आपने अपने इर्द गिर्द जमा किए होते हैं। तो आप अगर जिस तरह हासिल कर रहे हैं, अगर मेरिट पे लोगों को अपने इर्द गिर्द आने देंगे और जो लोग सिर्फ खुशामदी हैं और जो लोग सिर्फ किसी मुफाद के तहत आ रहे हैं उनको थोड़ा सा डिस्टेंस कर लेंगे तो चीजें बेहतर होंगी। एक बड़ी स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, क्योंकि फवाता वेलकम टू यू विद दिस क्वेश्चन ऑल्सो, एक बड़ी सीरियस क्रिटिसिज्म ये होती थी और रही है कि इनके जो करीबी एक सर्कल किचन कैबिनेट जो किचन कैबिनेट उनकी थी, उन्होंने बहुत बुरे उनको जो है वो फैसलों तो वो आज भुगत रहे हैं, आज जो है वो जनरली उसके भुगत रहे हैं। इसी तरह मैं कह रही हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो है, इनके जो करीबी लोग हैं, अगर हम उनका जरा एनालिसिस करें, उसमें शिरीन मजारी साहिबा हो गई, उसमें आपके शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए, आपके जो भी उनकी कोर कमेटी रही है पार्टी में, अब वही आगे है। अब अगर हम वैसे देखें, दे ऑल वेरी केपेबल पीपल, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं तो जर्नलिस्ट जो आपको पता है, क्या ये लोग जो हैं वो सही गाइड कर पाएंगे? देखिए, ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन है कि सही कर पाएंगे या नहीं। बिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि ये लोग कैपेबल थे तो पहले किसी और जमात में भी रहे हैं। तो इनकी कैपेबिलिटीज वहाँ पे कितनी इन्होंने डिलीवर की हैं और वहाँ पे कितना इनसे फायदा उठाया गया या नहीं उठाया गया, ये उस दौर में आप जज कर सकते हैं जाके।
تو اگر وہ کیپیبل ہیں اور ان کو ہاں سب سمجھتے ہیں کہ وہ رائٹ مین ایٹ رائٹ پلیس ہیں, اگر شاہ محمود قریشی کو لے کے آئے ہیں تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ جی غلط آدمی آپ لائے ہیں, بالکل ٹھیک آدمی آپ لے کے آئے ہیں. اگر اسد عمر کو آپ لے کے آئے ہیں تو ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ بالکل ٹھیک آدمی آیا ہے. لیکن ایسے لوگ آپ لائے ہیں جہاں کہا جا رہا ہے کہ جی اس آدمی کو تو یہ کام آتا ہی نہیں, اس کو آپ کیسے لے آئے. مطلب خالد مقبول صدیقی کے لیے تو ڈاکٹر عامر لیاقت خود آپ کی پارٹی کے ممبر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس آدمی کو کمپیوٹر چلانا نہیں آتا, آپ نے آئی ٹی کا منسٹر بنا دیا. وہ اتنا ذہین قابل آدمی ہے خالد مقبول صدیقی, اگر بنانا تھا تو ہیلتھ منسٹر بنا دیتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے لا منسٹری دے دی MKM کو, جس کے اوپر آپ خود کہتے تھے دہشت گرد پارٹی ہے, اس نے اتنے لوگ جلا دیے بلدیہ ٹاؤن فیکٹری میں, قانون کی دھجیاں اڑاتی تھی یہ پارٹی, اس کو آپ نے وزیر قانون دے دیا, پورا قانون اٹھا کے دے دیا. تو لوگ اب آپ کو بہت زیادہ مائنوٹلی چیک کریں گے آپ کے ایک ایک ڈیسیجن کو. اس لیے آپ کو جو بھی فیصلے کرنے ہیں, جو بھی آپ نے لوگ اپنے آس پاس رکھنے ہیں, ان کو بہت سوچ سمجھ کر رکھنا ہوگا. نو ڈاؤٹ مطلب یہ تو ہم لوگ مانتے ہیں کہ ہی از کمپیٹنٹ. آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی افیلیشن کی وجہ سے کیا نہیں بنانا چاہیے تھا؟ نہیں, میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنے لوگ سوال کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ود ان پارٹی کویشچنز ہو رہے ہیں تو آپ دیکھیے کہ جو وقت گزرے گا تو باہر کے لوگوں کو کتنا موقع ملے گا بات کرنے کا. تو آپ نے چونکہ آپ نے ساری عمر فاسٹ بالنگ کی ہے, باؤنسر کیے ہیں, یارکرز کیے ہیں, تو اگر لوز بال کریں گے تو 6 لگے گا نا. ٹھیک ہے. اچھا جی فواد صاحب, میں آپ سے یہی سوال پوچھوں کہ دیکھیں جو قریبی لوگ ہیں وہ آپ کو چڑھاتے بھی ہیں اور پھر وہی لوگ آپ کو ڈباتے بھی ہیں. مفاد پرستی ہوتی ہے, دنیا ہی ایسے چلتی ہے. فارچونیٹلی دس از دا کیس. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے کہ واقعی 22 سال کے بعد عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر بنے ہیں تو ایز پرائم منسٹر آف پاکستان وہ چاہیں گے کہ وہ اپنی ایک لیگیسی, نہ تو وہ کوئی ایک 40 سال کے نوجوان ہے, وہ چاہیں گے کہ اپنی ایک لیگیسی چھوڑ کے جائیں ان 5 سالوں میں جس حد تک وہ کر سکتے ہیں. بٹ ٹو واٹ ایکسٹینٹ جو لوگ ان کے ارد گرد ہیں جو ان کو ایڈوائس دے رہے ہوتے ہیں اس چیز میں ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں کریکٹلی؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ نیت خراب ہے, میں کہہ رہی ہوں کیپیبلٹی بھی ایک چیز ہوتی ہے. دیکھیں بالکل آپ کی بات بالکل بجا ہے شماسہ صاحبہ, لیکن دیکھیے جہاں تک میں ان کی پرسنٹیج ریڈ کر پایا ہوں عمران صاحب کی, جی he doesn't take any guidance, any decision from anybody. Okay. Basically. ٹھیک. He is guided by his own instincts. ٹھیک ہے. And he is the boss of himself basically. جہاں تک مشورے کا تعلق ہے obviously ہمیشہ لیتے رہے ہیں, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ڈیسیجن ان کا اپنا ہوتا ہے. ٹھیک. اور موسٹ مے بی شاید وہ ڈیسیجن بہت ہی ان پاپولر ہو, ان کی کچن کا کیبنٹ آپ بول رہے ہیں یا ان کے رفقار بول رہے ہیں, جس طرح آج کل چل رہا تھا کہ کریم صاحب اس زبان لیکن دیکھیے گزار صاحب کا بھی آیا سامنے کہ جی وہ ہے, لیکن جو ان کا ویژن عمران صاحب کا ہے اس کو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جو ہے وہ شیڈو کر سکتا ہے یا وہ کوئی کسی کے انفلوئنس میں آتے ہیں. میں پرسنلی فیل کرتا ہوں. اچھا تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں تو دیکھیے کیسے ہو سکتا ہے کچھ 50% انسان جو ہے وہ اپنے اندر کو تبدیل کرتا ہے, 50% جو آپ کا ماحول ہوتا ہے وہ آپ کو انفلوئنس تو کرتا ہے. جن لوگوں کے ساتھ آپ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں. لیکن دیکھیے ان کی 22 سالہ جو جدوجہد ہے اس میں اگر آپ ان کی ٹوٹلی اسٹرگل دیکھیں تو انفلوئنس اتنے زیادہ نہیں کسی چیز سے ہوئے, اور وہ پرائم منسٹر تک کی آفر ہوئی ان کو, اور لیکن کیونکہ وہ ان کا نہیں تھا, 2 دفعہ, ایک دفعہ بھی نہیں 2 دفعہ ان کو آفر ہوئی, اور جہاں ایک وقت تھا کہ جہاں وہ ان کے ساتھ تھے اور اپنی ہی اصولوں کی وجہ سے اپنی ہی پرسنالٹی سے ان سے الگ ہو گئے. تو میرا نہیں خیال کہ عمران صاحب, ہاں ایک عمران صاحب کا جو جس طرح طارق صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ دیکھیے ان کو اب تھوڑا سا اپنی پرسنالٹی کو ایلیویٹ کرنا پڑے گا ٹو دا آفس ہی ہولڈس. اوکے. بیسیکلی دیکھیے اسپورٹس مین ویری گڈ اسپورٹس مین, پرسن ویری گڈ پرسن نتھنگ, لیکن جو ریکوائرمنٹ ہے اس آفس کی کول مائنڈنس, تحمل مزاجی, تو وہ بہت ضروری ہے, جو کہ شاید ابھی 4-5 دنوں میں مجھے تو نظر نہیں آئی کہ وہی جو ایک دم فیصلے ہیں اور اسپور آف دا موومنٹ وہ فیصلے شاید لے لیتے ہیں اور بعد میں اس کو وہ ریٹریک کرتے ہیں. یہ چیز شاید ان کے لیے اپنے لیے ہی پرابلم کرے. جہاں تک MKM کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں 22 اگست کے بعد ابھی اس جو MKM ہے جو کہ پچھلی تھی اس کو ہم اب شاید دفن کر دیں, اور 22 اگست سے ایک نیا پاکستان اور نئی پارٹی کے طور پہ ہم اس کو لیں تو شاید زیادہ. فروغ نسیم صاحب کوئی شک نہیں ہے ان سے اچھا ویری کمپلیمنٹ. ہاں ایک وہ تھا کہ جی ایک مشرف صاحب کے وہ ایڈوکیٹ ہے جس پہ انہوں نے اس سے پہلے ابھی, لیکن میری بات ہے اس پہ تو ہم دیکھیں تو بہت سارے ایسے منسٹر ہیں, مجھے
मुशर्रफ साहब के दौर में रहे। शेख साहब, फाइनल क्वेश्चन टू यू, मुझे बताइएगा कि अगर हम मार्केट्स देखें, whether it's स्टॉक मार्केट या हम फिर देखें जो इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में आना चाहते हैं या पाकिस्तान लोकल इन्वेस्टर्स जो कॉन्फिडेंस हम कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर साहब के इलेक्शन जीतने के बाद से ओथ लेने तक अभी हमें क्या कोई अपवर्ड ट्रेंड नजर आया असाइड फ्रॉम द डॉलर गोइंग डाउन? अगर आप देखें डॉलर में हमें जो है स्टेबिलिटी नजर आई है, इसके अलावा स्टॉक मार्केट में भी कुछ स्टेबिलिटी थी। लॉन्ग टर्म में यकीनन कॉन्फिडेंस बहाल होगा। अब पाकिस्तान की जो नेक्स्ट रेटिंग एजेंसीज जब रेटिंग देंगी तो उसमें उसका इम्पैक्ट आएगा। बड़ी ज़रूरत है कि हम अपनी कम्युनिकेशन को भी जो है ऑन गोइंग रखें। जैसे हमने पहले फॉरेन मार्केट में डॉलर्स डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशू किए, ओवर सब्सक्राइब थे, मगर अब उनकी प्राइस जो है वो डिस्काउंट पे वो ट्रेड हो रहे हैं। तो कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारी रेटिंग एजेंसीज नेगेटिव रेटिंग दे देती हैं, किस वजह से भी दे देती हैं। कॉन्फिडेंस देखिए, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, ओके, एंड द फैक्ट इज कि अगर पाकिस्तान में एक फिजा हो के खुशहाली की, फिर लोग उससे पिकअप तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और क्या ये अब तक ट्रेंड जो है वो पिकअप हो रहा है? आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि इसमें तब्दीली आ रही है। और जिस तरह कुरैशी साहब ने कहा, ताजिर में कॉन्फिडेंस आया है। और जिस तरह आप देखें कि कुरैशी साहब ने कहा कि अब वो जब बाहर जाया करेंगे तो वो 5 स्टार होटल्स में नहीं, वो एम्बेसीज में जो है ज्यादा स्टे किया, और ये भी कहा कि कम्युनिकेशन महदूद डेलीगेशन जाया करेंगे। ये बहुत यकीनन इससे कोई बहुत ज्यादा फाइनेंशियल कोई बेनिफिट नहीं होगा, बट दिस gives a very positive message to the people that they can invest in this country. Thank you very much. आप तीनों ने वक्त निकाला और हमें ज्वाइन किया। आप सारों को अगेन जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, आज ईद का आखिरी दिन है तो ईद मुबारक। मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्योंकि जी हमने डिस्कस किया कैबिनेट के साथ नुकात जो थे, हमने अपने फॉरेन मिशंस के हवाले से डिस्कस किया, हमने अपने ताल्लुकात जो दूसरे मुल्कों के साथ डिस्कस किया, और जो